झारखंड राज्य अपने राज्य स्थापना का रजत जयंती समारोह मना रहा है। तैयारियां भी चल रही हैं। आदिवासी महानायक भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर 15 नवंबर वर्ष 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, बिहार से अलग हटकर। हमारे साथ झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं। और बाबूलाल मरांडी जी जब राज्य की बागडोर पहली बार झारखंड को संभाले थे तो एक नई उम्मीद थी। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपका जो कंसेप्ट रहा था, आपकी जो परिकल्पना रही थी, क्या झारखंड आज उस पर खरा उतर रहा है? आज झारखंड कहां पहुंचा है? बाबूलाल जी, न्यूज़ इंडिया में बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि आपकी परिकल्पना के बाद आज झारखंड कहां दिखाई पड़ रहा है? देखिए, परिकल्पना हमारी कोई व्यक्तिगत नहीं थी। मैं समझता हूँ कि संपूर्ण झारखंड के लोगों की एक परिकल्पना थी कि झारखंड एक खुशहाल झारखंड बने। क्योंकि झारखंड राज्य बनने के पीछे और पृष्ठभूमि को अगर आप देखेंगे तो लोगों को एक बात का ध्यान में होता था कि राजनीति में हमारी पर्याप्त भागीदारी नहीं होती है इस क्षेत्र से, और विकास में भी भागीदारी नहीं हो पाती है, सरकारी सेवाओं में भी भागीदारी पर्याप्त नहीं हो पाता है। तो इस कारण से एक असंतोष भी इस क्षेत्र के लोगों के अंदर में था, और इसका कारण से आंदोलन काफ़ी हुआ, लंबी समय तक लोग लड़ाई लड़े। तो स्वाभाविक है, जब राज्य बनने के बाद एक मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक रूप से जो यहाँ के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए तो वो तो मिल गया। दूसरी कि सरकारी सेवाओं में भी जो इस क्षेत्र में जो जगह है, वैकेंसी है, उसमें भी लोगों को मिला हुआ है या मिल भी रहा है। लेकिन मात्र उतने के लिए लोग लड़ाई नहीं लड़े थे, या लोगों की सपना उतना ही नहीं था। लोगों की सपना क्या था कि वे खुशहाल झारखंड बने, विकसित झारखंड बने, जहाँ हर लोगों के हाथ में काम हो, हर लोगों के हाथ में हुनर हो। तो ये एक बड़ी सपना था। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी झारखंड कोसों दूर है। विकास की जो बुनियादी जो आवश्यकताएं होती है उस क्षेत्र में निश्चित रूप से काम हुआ है। जैसे सड़क बना है, बिजली भी हुआ है, अब कितना है नहीं है वो अलग इशू है, लेकिन और नदी नाला में बने, आवागमन की सुविधाएं बढ़ी है। केंद्र सरकार की ओर से रेलवे नेटवर्क यानी रेलवे कनेक्टिविटी भी बढ़ा, और फिर वायु कनेक्टिविटी भी बढ़ा। ये सारी चीज़ें साफ दिखता है। रोड कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई। राज्य सरकार ने इस दिशा में काम किया है। विधि व्यवस्था के मामले में भी एक हद तक जो झारखंड को डसे हुए थे वो था उग्रवाद की समस्या। अब उग्रवाद की समस्या तो बहुत हद तक आप समाप्ति पर है। कुछ एक क्षेत्रों में थोड़ी सी सर उठा रहे हैं, यह दिखाई पड़ता है। लेकिन बेसिक जो कानून व्यवस्था है वो मैं आज भी कह सकता हूँ कि खास करके जो व्यवसायी है या जो उद्यमी है, जो झारखंड में पूंजी निवेश करे, रोजगार के अवसर सृजित हो, वो लोगों के अनुकूल झारखंड नहीं बन पाया इस समय। अभी लोगों को कहीं ना कहीं डर है, भय है, और ख़ास करके अभी पिछले 6-7 सालों से ये और प्रगढ़ हुआ है। अच्छा बाबूलाल जी, एक सवाल रहेगा कि झारखंड आदिवासी बहुल प्रदेश माना जाता है। आदिवासियों के विकास और कल्याण की दिशा में क्या वर्तमान सरकार, हेमंत सरकार, कुछ काम कर रही है? आप कितना, अगर नंबर देना चाहिएगा तो कितना दीजिएगा? नहीं, मैं कहूँगा कि उन्होंने इस पर कोई विजन ही नहीं है उनके पास इस दिशा में, और इसीलिए आज जो भी लोग देखते हैं या सोचते हैं वो सिर्फ सरकारी जॉब के बारे में। तो मैं कहता हूँ सरकारी जॉब कितना मिल सकता है? मुश्किल से 1% हो सकता है, वो भी मुश्किल से मैं कह रहा हूँ। और झारखंड की आज की तारीख में जो 4 करोड़ की आबादी करीब हो गई है, तो हम उन आबादियों को हम 1% की जॉब से सबको, हम सबके जीवन को खुशहाल नहीं बना सकते।
तो इसीलिए कि झारखंड को जिस दिशा में पहल करना चाहिए था कि हम अधिक से अधिक लोगों को जॉब कैसे दे सकते हैं। मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूँ। जब झारखंड बना था तो हमने एक योजना शुरू की थी, खास करके एसटी, एससी और बच्चियों के लिए। तो हमने कहा था कि भाई जो भी बच्चे, जिसको आज आप देखते होंगे ना स्किल्ड के बारे में बातें होती है, तो हमने कहा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, यानी तकनीक की जो भी शिक्षा प्राप्त करेंगे इस वर्ग के बच्चे बच्चियाँ, तो उसकी टोटल जो ट्यूशन फीस होगी वो सरकार व्यय करेगी। और हमने इस अभियान को शुरुआत भी किया था, लेकिन बाद के दिनों में फिर उसको लोगों ने चलाया नहीं। आज मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि अगर आज कोई भी बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है पढ़ लिख करके कि चलो हम इंजीनियर बनेंगे, लेकिन उनके सामने बड़ी बाधाएं आती है, पैसे उनके पास नहीं है। खास करके ट्राइबल परिवार में देखेंगे नहीं है पैसा, तो उतना दैनिक मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को इंजीनियर बना पाएगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि आज के तारीख में हमें लगता है कि संभवतः कितना सेमेस्टर फीस लगता है, और साल में 1 लाख से अधिक के करीब करीब फीस लगता है। वो कहाँ से एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले या एक साधारण जो किसान है, किसी प्रकार से खाता पीता है, अपने बच्चों को इंजीनियर कैसे बना सकेंगे? नर्स भी वो नहीं बना सकते अपने बच्चों को, जो कि उसमें भी उतने ही पैसा खर्च होते हैं। हमारी योजना ये थी कि कम से कम प्रत्येक साल 1000 बच्चे और बच्चियों को हम स्किल्ड करके निकाले यहाँ से, तो 25 वर्षों में 25,000 बच्चे बच्चियाँ निकल जाते। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बहुत बड़ा आंकड़ा भी होता, और झारखंड ही नहीं बल्कि देश के और भी हिस्सों में एक तो काम कर सकता था, अच्छी उनको वेतन मिलती। जो आज झारखंड से बच्चे बच्चियाँ आप देखते होंगे मजदूरी करने जाते हैं, मुश्किल से कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, सबको पता है। तो ये कुल मिलाकर के हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार इसको ध्यान नहीं दे पा रही है, और इस पर सरकार की सोच भी नहीं है। आजकल झारखंड सरकार ने 10-20 बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए। भैया 10-20 बच्चों को विदेश भेज करके हम झारखंड को खुशहाल नहीं बना सकते हैं। हम भेजें, उसके लिए हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमें इतनी बड़ी जो आबादी है गरीबों की, उसके लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक आप नहीं चलाते, लोगों को चलाने के लिए निमंत्रित करते, अच्छे इंस्टीट्यूशन को, और अच्छे शिक्षा वहाँ लोग देते, और उनकी सारे ट्यूशन फीस झारखंड सरकार व्यय करती। तो आज झारखंड में संस्थान भी बढ़ते, यहाँ के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करते, और शेष जो सीटें होती, बाहर से भी बच्चे आते पढ़ने के लिए, झारखंड के बाहर से भी, राज्य की आमदनी भी तो राज्य की इकोनॉमिकल एक सब ग्रोथ भी बढ़ता। लेकिन हमने कहा कि भाई झारखंड कोई सोच ही नहीं है इस पर कि हमें क्या करना, कैसे लोगों को हमको इंगेज करना। उसके बाद झारखंड में बहुत सारे बायरन लैंड है, जहाँ पर बंजर भूमि है, जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होता है। तो हमारा कहना है कि उन ज़मीनों को चिन्हित करके, और फिर हम छोटे छोटे जैसे फिनिश गुड प्रोडक्ट है, जो दैनिक उपभोग की वस्तु है, लेकिन यहाँ नहीं बनता है, हम बाहर से आता है उसी को हम खरीदते हैं। तो ये जो कुल मिला करके अगर हम इस प्रकार के उद्यमियों को बुलाते, उद्योग लगवाते, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हज़ारों लाखों रोजगार के अवसर सृजित हो जाते। बिल्कुल, बाबूलाल जी बहुत सही कह रहे हैं कि झारखंड में जो संभावनाएं थी उनको किसी न किसी तौर पर अनदेखा किया गया। अब एक बहुत अहम सवाल है सर आपसे कि विधि व्यवस्था चूंकि हर चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, वो अब कैसा मान रहे हैं आप? झारखंड में अभी लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई सरकार की पहली ड्यूटी है विधि व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, यानी राज्य को भयमुक्त बनाना। कोई भी लोग भयमुक्त होकर के लोग विचरण कर सके, काम कर सके, उससे आपका पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, उद्योग धंधे भी लगेंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज तो आप सुनेंगे हमारे पास तो रांची के, धनबाद के, बोकारो के, हजारीबाग के, जमशेदपुर के कई उद्यमी टेलीफोन करते हैं, साहब हम लोगों को फेसबुक में वीडियो क्या बोलते हैं, फेस कॉल में, और इस पर धमकियां दी जाती हैं कि 5 करोड़ जमा करो, दे दो, और नहीं तो जान से मार देंगे, गोलियां भी चलती है।
और लोगों को इस प्रकार से भय आतंकित किया हुआ है कि भाई जो यहाँ लोग रह रहे हैं वो आप भागने के फिराक में है तो बाहर से कैसे आएंगे। तो आज मैं कह सकता हूँ कानून व्यवस्था बिल्कुल बद से बदतर स्थिति है। अब आतंकवाद भी, आतंकी कनेक्शन भी। ये आतंकी कनेक्शन तो एक बड़ा विषय है। आप दिल्ली में जो देखे तो हमने कहा कि भाई झारखंड में पहले से इस प्रकार की कई घटनाएं घटी है। पहले भी हम ये नहीं कह रहे कि हम भी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी हजारीबाग वगैरह में पकड़ाए थे उग्रवादी। तो इसलिए ऐसा नहीं है। तो हमारा कहना है कि अभी भी आप देखेंगे पिछले 2024 में संभवतः 22 या 23 अगस्त को यहीं रांची से डॉक्टर पकड़ाए थे जो रिम्स में, हाँ रिम्स के, कोई इश्ताक अहमद या ऐसा कुछ नाम था। तो आप सोच सकते हो यानी किस प्रकार से मॉडल। और जहाँ पर झारखंड सरकार उस पर कभी कोई चर्चा तक नहीं करते, बोलती तक नहीं है। तो आप जरा सोच सकते हैं वो पकड़े गए तो दिल्ली से एसआईटी की टीम आई और उस टीम ने इसे पकड़ करके ले गए। यानी किस प्रकार से आतंकवादियों का नेटवर्क पूरा देश में है, ये लोगों ने बना रखा है। और ये हम सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए भी एक खतरे की घंटी है। और मैं तो देशवासियों से भी कहूँगा कि राज्य के लोगों से भी कहूँगा कि हमारे आसपास में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय के हो, अगर एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, चाहे वो बोलता हो चाहे वो करता हो, हमें उनको समान रूप से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा शरजील इमाम का, उन्होंने क्या कहा था, चिकन्ने को काट देना। और जेएनयू में क्या नारा लगा था वो सबको पता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, इस प्रकार की। तो आप सोच सकते हो कि जब इस प्रकार के लोग नारा लगाते हैं, ऐसे लोगों को भी कोई बचाने की कोशिश होती है या उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, विरोध नहीं करे वो भी घातक है, लेकिन उससे बड़ा घातक और है कि उनको बचाने की भी कोशिश होती है कि भाई नहीं ये बच्चे हैं या फिर ये वगैरह वगैरह कुछ भी लोग ये करते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं, वोट बैंक तो है ही, लेकिन मेरा कहना है कि देश के कॉस्ट पर हम वोट बैंक की राजनीति करेंगे तो देश ही आपका बचेगा नहीं। तो फिर आप वोट बैंक की कहाँ राजनीति करोगे। इसीलिए देशवासियों को या राज्य के कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग से हो, समुदाय से हो, अगर इस प्रकार की कोई एलिमेंट्स है तो फिर ऐसे तत्वों को, वैसे एलिमेंट्स को हमें हतोत्साहित करना चाहिए और पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और पुलिस को इस पर कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। सर एक दो सवाल और आपसे। एक तो झारखंड में हमेशा से आदिवासियों की ज़मीन को लूटे जाने का मामला बहुत गंभीर विषय है, और दूसरा ये सवाल होगा कि केंद्र जो योजनाएं झारखंड में चला रही हैं, जो ऐड दे रहा है झारखंड को केंद्र सरकार के द्वारा, वो कुछ ज़मीन पर दिखता नहीं है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि उस सवाल का आपसे जवाब कि ज़मीन यहाँ आदिवासियों की लूटी जा रही है, कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल। देखिए मैं कह रहा हूँ कौन कौन लोग शामिल है बिल्कुल स्पष्ट है। आखिर उनको संरक्षण कौन देती है, गवर्नमेंट देती है। अगर उन भूमाफियाओं को गवर्नमेंट संरक्षण नहीं देती तो फिर इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, सरकार का काम क्या है भाई, आप ज़मीन को, एक तो ऐसे ही मैं झारखंड के बारे में कहता हूँ कि ज़मीन यहाँ उतनी नहीं है, मतलब कृषि योग्य भूमि इस प्रकार की नहीं है और किसानों के पास भी बहुत कम, और हमारे अनाज की जितनी ज़रूरत है उतनी झारखंड में पैदा नहीं होता है। यानी आज भी झारखंड डेफिसिट स्टेट में गिना जाता है। यानी हमको जितनी ज़रूरत है झारखंड की आबादी को, उतने अनाज पैदा नहीं होती। अर्थात हमें कृषि की ज़मीन को हमको बचाना चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कृषि की ज़मीन को बचाने के लिए सरकार का पहला कर्तव्य बनता है भूमि को लेकर के इसकी मैनेजमेंट करनी चाहिए। मैनेजमेंट क्या करनी चाहिए भाई, आप हमको ज़मीन पैमाइश कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए भाई कहाँ कहाँ बंजर भूमि है, जहाँ खेती नहीं हो सकता है, पथरीली ज़मीन है, यानी खेती में अधिक कॉस्टली है, उन ज़मीनों को चिन्हित करके उसको आवासीय भूखंड बनाओ, उसके लिए उद्योग धंधों के लिए बनाओ चिन्हित करके।
और शेष जो खेती की ज़मीन जहाँ खेती हो सकती है आसानी से, उन सारे ज़मीन को हमको बचानी। लेकिन आज अगर रांची के या किसी भी शहर के चारों तरफ आप देखेंगे तो खेत की ज़मीन पर बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बन रहे हैं। भाई ठीक है, बिल्डिंग जरूरत है तो लोग कहेंगे कि बन रहे हैं, कि हम ही नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है हम खेती की ज़मीन पर क्यों बना रहे हैं साहब? आज हमारे पास इतनी सारे जो बंजर भूमि है वहाँ सरकार चिन्हित करते कि भैया यहाँ आप बनाइए, बिल्डर को वहाँ देते, जिसकी ज़मीन है उन लोगों को भी उसका लाभ मिलता। और आज क्या है, जब दिल्ली अमेरिका की दूरी आप 10-12 घंटे हैं, ठीक है ना, तो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तो क्या है, कुछ भी नहीं है। आप मुख्य शहरों से आप उसको 4 लेन 6 लेन सड़क बना दीजिए, 10 मिनट में सब जगह लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो ये आपको सरकार के पास ही नहीं, आने वाला समय और कष्ट देने वाली है झारखंड को। सर, ये सीएनटी और एसपीटी एक्ट का भी जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है जब से राज्य बना है तब से, उसको किस तरीके, और कई जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी मतलब हजारों एकड़ में जमीन अपने पास रखे। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भाई जब राज्य बना तो स्वाभाविक रूप से अधिक उल्लंघन हुआ। इसका कारण है क्योंकि राज्य बनने के बाद हर कोई राजधानी में बसना चाहेंगे अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, और चूँकि राजधानी में सामान्यतया क्या होता है या जिला मुख्यालय में क्या होता है, वहाँ कम्युनिकेशन, स्वास्थ्य के, बाकी सारे शिक्षा की सुविधाएं अन्य जगहों की तुलना में बेहतर होता है। तो जब लोग रहना चाहेंगे, बसना चाहेंगे, तो जहाँ जो ज़मीन मिलता है वहाँ लोग घर बनाते हैं। एक तो जिसकी ज़रूरत है वो सीएनटी एक्ट में भी चलो भाई आपसी सहमति करके वो ज़मीन दे देते हैं, चाहे एसपीटी एक्ट हो चाहे सीएनटी एक्ट हो, तो लोग घर बना लेते हैं। देने वालों को भी विरोध नहीं है, लेने वाले को तो ज़रूरत है। लेकिन कई पॉलिटिशियन भी ले चुके हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो सबके बारे में कह रहा हूँ ना, मैं किसी के अकेले के बारे में मैं नहीं बात करूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल या जिन्होंने सत्ता में रह करके इस काम को करना चाहिए था। राज्य की हेमंत सोरेन, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा जब हम राज्य के मुख्यमंत्री थे तो राज्य की हम सचिवालय और नई जिसको कहते हैं कैपिटल टाउन बसाने की, तो हमने कहाँ किया था, कांके के सुकुरहुट्टो के पास पहाड़ी क्षेत्र में। हम इसलिए किए थे कि वहाँ कम से कम लोगों की ज़मीन जाने वाली थी और किसी के इसलिए कोई विरोध नहीं था सुकुरहुट्टो को लेकर के। और चूंकि उस पहाड़ी को काट करके आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गया, उसको बढ़िया करके बना सकते थे। वहाँ पर विधानसभा बनता, सचिवालय भी बनता, विधायक सांसदों का भी आवास, सब कुछ बन जाता। उस इलाके में पर्याप्त ज़मीन था, लेकिन हमारे हटने के बाद लोग उधर गए नहीं, लोग फिर एचईसी में चले गए। हमने खेल गांव के लिए शिलान्यास किया था, आपका क्या बोलते हैं, ये जो पतरा तो जाने वाली रास्ता में क्या है जगह का नाम, पिठोरिया से जो हम इधर और मांझी की तरफ जाते हैं, उस रास्ते में एकदम फिर जंगल के किनारे बहुत ही अच्छा इलाका था और वहाँ मैंने शिलान्यास किया था। हम चाहते थे कि भाई ये साइड भी डेवलप हो जाए, और फिर लेकिन बाद में फिर लोग उधर नहीं गए, तो फिर चले आए कि जहाँ पर होटवार में जो ज़मीन थे, तो फिर सर, राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी आरोप लगाते रहे आप कि वो कई जगहों पे जमीन उन्होंने ले रखा है और एक प्रकार से लूट का वो उदाहरण है। अरे मैंने बार बार कहा कि हमने कहा कि देखो, ज़रूरत होता है तो कहीं एकाध जगह ज़मीन लेकर के घर द्वार बना लेता है, लेकिन आप रांची में भी, बोकारो में भी, धनबाद में भी, तो इसका अगर आप देखें, तो दस्तावेज भी है। अभी मैं इसको बार बार मैंने बोल चुका हूँ, तो मैं कहता हूँ यार, अगर किसी को ज़रूरत है या हमें भी ज़रूरत है, तो हमको कल मन हो जाए कि नहीं साहब हम रांची में नहीं रहेंगे, अब तो हज़ारीबाग में रहेंगे, तो चलो साहब हज़ारीबाग में ले करके कितना बड़ा लेंगे, बहुत होगा तो बहुत, अगर अच्छे लाइफ जीना चाहते हैं, बगीचा होगा जैसा बना करके 2 एकड़ करीब होगा, उससे अधिक में तो क्या करेंगे आदमी। तो कुल मिला के अगर हम हज़ारीबाग भी ले रहे हैं, गिरिडीह भी ले रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं, तो फिर समझ में आता है यार ये क्या है ये, और वो भी कानून को उल्लंघन करके। या तो उतना भी आप कानून को या तो अमेंड करिए, तो अमेंड करने को भी उतना तैयार नहीं है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि भाई सत्ता शीर्ष पर जो बैठे हुए लोग हैं, तो कम से कम इन बातों की जरूर ध्यान रखना चाहिए। सत्ता के शीर्ष पर जो बैठे हुए हैं झारखंड में, और खास तौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हमेशा सवालों के घेरे में रखा है
पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ले ले। लेकिन एक बहुत ही अहम सवाल है कि झारखंड राज्य हमेशा इस बात को लेकर के चल रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है विकास को लेकर, केंद्र मदद नहीं कर रही है। 1,41,000 करोड़ हमारा बकाया है, राज्य सरकार कहती है केंद्र के पास। बाबूलाल मरांडी जी हैं, पहले मुख्यमंत्री हैं और बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन माने जाते हैं, संवेदनशील हैं। इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर केंद्र क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है झारखंड सरकार? देखिए, मैं कहूँगा केंद्र सपोर्ट करती है। अभी तो मेरे पास डाटा नहीं है, तो मैं बता देता कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है या इन 6 वर्षों में भी राज्य को कितना मिला है केंद्र से सपोर्ट। बल्कि मैं कहूँगा कि आप राज्य सरकार से उसकी डाटा आंकड़ा ले लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। उससे पहले जब यूपीए की गवर्नमेंट होती थी कितना सपोर्ट मिलता था, तो ये सब पता चल जाएगा। आज अगर सरकार उपयोग नहीं कर पा रही है, उसका कारण क्या है कि केंद्र से जो पैसे मिलते हैं तो अलग अलग मद में पैसे मिलते हैं। किसी में 50-50 का शेयर होता है, किसी में 60-40 का होता है, तो किसी में 30-70 का, मैंने अलग अलग रहता है। किसी में 100% भी रहता है कि गवर्नमेंट 100% स्पॉन्सर्ड स्कीम भी होता है। अब सरकार को क्या है, अगर जिसमें 60-40 है मान लो, तो भाई आपको अगर 60 लग रहा है या 40 लग रहा है तो आपको मैचिंग ग्रांट आप नहीं डालेंगे तो आप खर्च नहीं करेंगे तो आप भेजेंगे नहीं उपयोगिता प्रमाण पत्र। तो केंद्र सरकार जब पैसा एक बार भेज देती है, उस पैसे को तो आप उपयोग कर लेते हैं, लेकिन उपयोगिता प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं आप केंद्र को भेजते नहीं, तो केंद्र आपको पैसा नहीं देगी। आप चाहे कितनों भी चिल्लाएंगे। और झारखंड के साथ, इन्हें देश के साथ, सभी राज्यों के साथ यही होता है। तो जो राज्य अपना मैचिंग ग्रांट लगा करके तुरंत काम करते जाती है और वो पैसा ले जाता है, बल्कि उनको और मिलता है कि भाई चलो सरकार, एक राज्य सरकार काम कर रही है तो उसको और पैसा देना चाहिए। हमें याद है कि जब हम मुख्यमंत्री हुआ करते तो देश के 8-9 राज्य ऐसा था देश में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हम लोग मतलब बराबर हम लोग ले लेते थे पैसा। और वर्ष में जिसको बोलते हैं ना, इक्वल जिसको बोलते हैं, चल रहा था काम। क्योंकि हमें पता था कि भाई हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, सड़क बनाना। तो हम उसमें से बाकी को कटौती करके भी उस योजना में हम पैसा डालते थे और पैसा लेते थे। उसी प्रकार से उस समय ये जो प्रधानमंत्री आवास है आज, उस समय भी चलता था। तो उस समय भी क्या होता है, उसमें भी मैचिंग ग्रांट होता है स्टेट का और केंद्र का। तो उसमें भी हम लोग कोशिश करते थे कि भाई जो मैचिंग ग्रांट है उसमें हमें लगाना, क्योंकि हमको गरीब से गरीब व्यक्ति को हमको मकान उपलब्ध कराना है। कई राज्यों के बारे में हमने पता किया उस समय कि भाई आखिर इन राज्यों को कैसे सबसे पहले पैसा ये लोग एक साथ पेमेंट कर देते हैं। तो उसमें पता चला कि वो लोग अपना पूंजी लगा करके काम करा लेते हैं, तो केंद्र का पैसा देना ही देना है। और यूटिलाइज जैसे पैसा आता है यूटिलाइजेशन भेज देता है तुरंत। सर, आज केंद्र की सरकारी ये कहने का अर्थ ये है, और उस समय जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पुलिस मॉडर्नाइजेशन में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट होता है, उसमें स्टेट को कुछ लगाना नहीं होता है। तो आप देखे होंगे उस समय पुलिस को व्हीकल्स भी हुआ, थाना भी बनने लगा, क्योंकि उसमें हमको स्टेट शेयर कुछ डालना नहीं था। तो इस प्रकार की कई एक फंड्स होते हैं जो स्टेट का कोई ग्रांट देना नहीं होता है, सीधा सेंट्रल का ही पैसा लगता है। तो ऐसी योजनाओं में भी सरकार चाहे तो देख करके उसमें से तेज़ी से काम कराते। तो सरकार को काम पर कोई ध्यान नहीं है, कमाने पर ध्यान है। तो इस कारण से झारखंड में जो पैसा आना चाहिए था वो आता नहीं है। सरकार को काम से मतलब नहीं है, कमाने से मतलब है। बहुत गंभीर बातें कही हैं राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने, और विधि व्यवस्था से लेकर के इनके कार्यकाल में जो कल्पना थी एक झारखंड को खुशहाल और विकसित राज्य बनाने का, आज वो सपना जमीन पर तार तार होता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे भाव व्यक्त किए हैं। हम और आप, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, झारखंड को विकसित झारखंड बनाने की दिशा में जरूर पहल किया जाना चाहिए। और राज्य की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को भी ये समझना चाहिए, तभी हम भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को यहाँ पे साकार होते हुए देख सकते हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, न्यूज़ इंडिया, रांची।